बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूके के बारे में, द ग्रेट ब्रिटेन। हम उस मुल्क के बारे में बात करेंगे जो 52 इस्लामी ममालिक के से ज़्यादा जिसकी आमदन है और बहुत अमीर मुल्क है। मलका एलिज़ाबेथ आपको पता ही होगा, उनकी जो है मलका हैं। यूके काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करता है और यूके पाकिस्तान के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं उनके। हर लिहाज से आप देखें, अगर आप पॉलिटिकल देखें, अगर हम उनके एजुकेशन में देखें, हम उनके अगर स्पोर्ट्स के उसमें देखें, हर लिहाज से हमारे अच्छे रिलेशन हैं। उसी की बिना पे हमें वीज़ा इशू होते हैं। यूके काफ़ी कैटेगरीज़ के अंदर पाकिस्तानी को वीज़ा इशू करता है, वो ख्वाह वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, ख्वाह वो विज़िट हो, वर्क हो। उनके काफ़ी वर्क के अंदर काफ़ी कैटेगरीज़ उन्होंने ऑप्शन निकाली हैं। उसके अंदर आप चले जाएँ, फैमिली के अंदर हो, काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं। हम आज बात करेंगे बिज़नेस वीज़ा, स्पोर्ट्स वीज़ा की बात करेंगे, या हम बात करेंगे वो विजिट वीज़ा के बारे में। टॉपिक पे जाने से पहले आपको सबको पता है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूके उन चंद ममालिक, बल्कि टॉप 10 ममालिक में आता है जो फ्रेश पासपोर्ट पे पाकिस्तानी को वीज़ा देता है। पाकिस्तानियों को, इंडियंस को फ्रेश पासपोर्ट पे यूके वीज़ा देता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर पासपोर्ट फ्रेश है आपका और आपके पास डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है वहाँ जाने की, बिल्कुल वीज़ा आपको यूके 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा आपको फ्रेश पासपोर्ट भी देता है। मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जो हमारे क्लाइंट, नाइल कंसल्टेंट क्लाइंट हैं, जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, वो उनके वीज़ा कॉपीज़ भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी आप। ये लोग फ्रेश पासपोर्ट, कुछ फ्रेश पे और कुछ नॉर्मल, जो कुछ ममालिक ट्रैवल करके। मतलब मेरा मकसद कहने का ये है कि बिल्कुल अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है, जेन्युइन इंटेंशन है वहाँ जाने की, जेन्युइन रीज़न है वहाँ जाने की, बिल्कुल अप्लाई करें। यूके का जो दारोमदार बिल्कुल टूरिस्ट मुल्क है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। लंदन बड़ा मशहूर इनकी कैपिटल है और वहाँ पे लंदन ब्रिज इनका एक सिंबल है कैपिटल का, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई कैसे होता है वीज़ा, इसका तरीक़ेकार अब क्या है अप्लाई करने का, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं जिसके बिना वीज़ा रिजेक्ट होता है। रिक्वायरमेंट्स एज यूजुअल मैं बताता हूँ आप लोगों के। जो टूरिस्ट ममालिक है उसकी स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट होती हैं। उसमें सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, आप बिजनेस करते हैं तो आप टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। मैं भी एक बात बता दूँ आपको, टैक्स रिटर्न्स के ऊपर मैं इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा यूके का दारोमदार किन 2 चीज़ों के ऊपर है। यूके का जो फोकस करता है वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। वो फोकस करता है आपकी स्टेटमेंट कितनी है, उसमें ट्रांजेक्शन्स किस तरह की हैं। सेकेंड, वो फोकस करता है आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ छोटी सी मिसाल दे दूँ आपको। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने शो किया जी कि मेरी सालाना आमदन जो है वो 15 से 20 लाख रुपया है। इसको अगर आप डिवाइड कर लें बाई 12 तो वो 1.25 लाख रुपया बन जाती है, 1.5-1.25 लाख रुपये बन जाती है। मैंने शो ये किया जी कि मेरा घर भी रेंट पे है, मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी गाड़ी भी है, मैंने लोन भी लिया हुआ है, फलां मेरे खर्चे लाख रुपये मेरा खर्चा है, 25,000 रुपये मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। ठीक है जी। फिर मेरी जब स्टेटमेंट में आ जाए, मैं स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरी बैंक अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरी टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच नहीं कर रही। वो कैसे? मैंने शो किया 15-20 लाख मेरी टर्नओवर है ईयरली, स्टेटमेंट के अंदर टर्नओवर 10 मिलियन आ रही है। कैसे? ये तो मतलब एम्बेसी पूछती है कि आपने मेरे पास झूठ बोला गवर्नमेंट से कि आपने टैक्स रिटर्न्स कम पे किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वो आके, कैसे? दूसरा वो पूछता है कि एक ट्रांजैक्शंस आ रही है 1,50,000, 10 लाख आ गया, 10 लाख कैसे आया, कहाँ से आया, प्रूफ करें। कोई भी बाकी एम्बेसी ये नहीं पूछती, यूके पूछता है। लिहाजा हम जब यूके का फाइल प्रोसेस करते हैं, जब मैं केस प्रोसेस करता हूँ तो मैं पूरी फाइल मंगवाता हूँ, इवन बैंक स्टेटमेंट मंगवाता हूँ। बाकी ममालिक की मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगवाता क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस का इशू नहीं होता। इसकी मैं लास्ट में मंगवाता हूँ। फिर मैं मंगवा के मैं चेक करता हूँ लास्ट 3 बिगेस्ट ट्रांजैक्शंस एंड लास्ट 3 लोएस्ट ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ। फिर मैं क्लाइंट से पूछता हूँ भाई इसकी डिटेल देते हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम केस प्रोफाइल फाइल करते हैं। अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें अब मैं ट्रांजैक्शंस को मैं क्लियर कर सकता हूँ पेपरों के अंदर, तो बिल्कुल मैं केस प्रोफाइल उसमें फाइल करता हूँ उसके अंदर। अगर मुझे नहीं लगता कि यार नहीं ये कोई आंसरेबल चीज़ नहीं है, ऐसा मैं कोई प्रूफ नहीं बना पा रही है, कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मैंने गाड़ी बेची, उसकी जेन्युइन प्रूफ तो मौजूद है मेरे पास कि जो मैंने गाड़ी बेची, ये उसके स्टाम्प पेपर है या उसकी सेल डीड है। प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, बिल्कुल मैं बचा। मगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो जिसे हम कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसका प्रूफ नहीं है।
हम क्या करते हैं, फिर हम वेट करते हैं। तो हमारा एक अपना तरीका है नाइल का काम करने का यूके के ऊपर। हमारी ज़्यादा मेहनत होती है यूके के ऊपर। यूके के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हम मेहनत करते हैं यूके की फाइल के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसके आंसरेबल भी हैं, आपके पास डिटेल्स है ये डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए, किस वक्त, किस टाइम की दिया जा रहा है, तब आपको यूके वीज़ा देता है। बाकी मैसेज आपकी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतना सवाल नहीं करती इतना यूके करता है, क्योंकि यूके दारोमदारी 2 पॉइंट्स के ऊपर है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है और आपके वो जो है आपकी सेल्स जो है सेल टैक्स है, आपकी इनकम टैक्स के ऊपर है, टैक्स रिटर्न्स के ऊपर है। अब आए दूसरे पॉइंट के ऊपर। आप फरमाते हैं जी कि मैं अकाउंट के अंदर मेरे पास 20 लाख रुपए है, टैक्स रिटर्न्स जनाब मैं टर्नओवर मेरी जो है वो 50 लाख रुपया है, टैक्स आप निल पे करते हैं। ये कैसे हो सकता है यार? आपने गवर्नमेंट बताया कि मैं 50 लाख रुपया मेरी जो है वो खर्चे हैं, सॉरी 49 लाख मेरी खर्चे हैं, 1 लाख रुपया मेरा जनाब वो है, उस पर टैक्स बनता ही नहीं आपका। गलत, यूके कहते हैं गलत, आपने गैर जाने की है, झूठ बोला हमारे साथ। जब आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो इसका मतलब सेविंग है ही नहीं आपके पास, फिर हम कैसे वीज़ा दें आपको? आप हमें बता रहे हैं जी मैं खुशहाल हूँ अपने मुल्क के अंदर, मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, प्रॉफिट शो ही नहीं किया आपने, यहाँ वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा ऑप्शन मैं बता दूँ, आप जब अप्लाई कर रहे हैं आप कहते जी मैं मेरे पास 50 लाख रुपए है या जो भी आप उसको कह लें, एकदम 4 दिन पहले आपने 30 लाख डाल दिया उसके अंदर, ठीक है जी, और पिछली ट्रांजेक्शन 0 आ रही है, बहुत लिमिटेड हज़ारों में आ रही है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होगी आपकी। ऑल दो आपने ट्रैवल भी किया हुआ है, हर किया, वो छोड़ दें इस टाइम, उससे हम बात नहीं कर रहे, हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं इस टाइम, वो आपका वीज़ा कंसिडर नहीं किया जाएगा। लिहाजा जब भी यूके ट्रैवल वीज़ा अप्लाई करते हैं 3 बिगेस्ट ट्रांजेक्शन, 3 लोवेस्ट ट्रांजेक्शन कोई भी पिक कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कितने समझदार है, कौन सी ट्रांजेक्शन पिक करते हैं, आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है, आपके ट्रैवल एजेंट पे डिपेंड करता है वो कौन सी ट्रांजेक्शन पिक करता है, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगाता है उसके अगेंस्ट जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने ट्रांजेक्शन शो की हुई है। एक ये दूसरा जो ऑप्शन मैं मोस्टली फॉर्म में देखता हूँ लोगों को, जो फॉर्म फिल करते हैं लोग उसमें कहते हैं जी जब वो पूछते हैं आपकी ईयरली आपकी जो है वो इनकम कितनी है, आप बताते हैं मेरी इनकम 50 लाख है, टैक्स रिटर्न्स में आप शो करवा रहे हैं कि भाई 10 लाख है, झूठ कहते हैं, आए आपने गलत बयानी की हमारे साथ। लिहाजा ये काम मत करें, जो आपके जेन्युइन टैक्स रिटर्न्स के अंदर इनकम है वो आप जेन्युइन यूके के फॉर्म में डालें। कुछ एम्बेसीज ये चीज़ नहीं देखती, वो ये देखती कि हाँ टैक्स पेयर है, कितना पेयर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर एम्बेसी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ एम्बेसीज की बात कर रहा हूँ। कुछ एम्बेसी देखती हैं कि टैक्स रिटर्न्स कितनी फाइल की, इसकी आमदन कितनी है, तो वो देखती हैं इन चीज़ों के अंदर। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूँ कि बैंक बैलेंस यूके के लिए इतना मैटर नहीं करता। अगर आप पास नॉर्मल भी पैसे हो, नॉर्मल बैलेंस हो, उस पर चल जाता है, इतना उसका इशू नहीं होता। वो मेन फोकस करते हैं कि चीज़ें मैच होनी चाहिए, मैच होंगी तो वीज़ा मिलने के चांस होंगे आपके। फर्स्ट टाइम यूके आपको 6 मंथ देता है। दूसरा मैंने हर अपने एक वीडियो में कहा था कि जब भी आप यूके जाते हैं तो वो आपको इमीग्रेशन हेड टू हेड पोर्ट पर अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो आपको पूछते हैं कि हाउ मेनी डेज यू वांट टू स्टे ओवर हियर, कितने दिन रहना चाहते हैं आप बताते जी मैं रहना चाहता हूँ कोई लेट्स सपोज मैंने प्लान दिया वो 2 वीक्स है, मैं 2 वीक्स रहता हूँ वहाँ पे, परफेक्ट, आपको वो क्लियर कर देते हैं। आप जाके 2 महीने रह के आते हैं। 2 महीने जब रह के आते हैं, जब दोबारा आप एयरपोर्ट जाते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं यूके वाले कि आपने तो हमें कहा था 14 डेज रहना है, मैंने 2 महीने रह के हैं, उसके अगेंस्ट हमें प्रूफ प्रोवाइड किए रहे कि आप 2 मंथ्स किस बेस पे रहे हैं। एक वो हो गया। अब आए दूसरी बात पे, आपको 6 मंथ वीज़ा मिल गया, आपका वीज़ा 6 मंथ, आप इस पर ट्रैवल करके आए, अगेन आपने बोला मैं 2 वीक्स रह के आऊँगा, वहाँ पे रहे 2 मंथ्स, आप वापस आए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई जब किया आपने तो पूछता है फॉर्म के कितने दिन रहे आप वहाँ पे, आपने कहा जी मैं 2 वीक्स, मैं तो 2 मंथ्स रह के आया हूँ। अगेन वो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजेक्ट होगा, चांसेस होते हैं, अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप प्रोवाइड कर दें कि मैं 2 मंथ्स किस बेस पे रहा वहाँ पे, रीज़न क्या थी वहाँ रहने की। अगर वो आप अटैच कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। ना भी अटैच करें, एक रिक्वेस्ट लेटर अच्छा सा लिखें जिसमें ये इंडिकेशन हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है। क्योंकि कभी कभार ऐसे लोगों को वो कॉल करके इंटरव्यू फ़ोन पे कर लेते हैं, तो आपकी बातें मैच होनी चाहिए। और कभी कभार वो ईमेल भी कर देते हैं आपको कि भाई आपने जो बात, इसको मोर एलिब्रेट, इसको मोर एक्सप्लेन करें हमारा कि आप 2 मंथ्स वहाँ पे क्यों रहे। इस बात से आपने ख्याल करना है कि जितने आपने दिन रहे कोशिश करें कि इतने ही दिन रहें। अगर ज़्यादा रहना है, ऑल तो आपको वीज़ा 6 मंथ का मिलता है, बट आपको अगर ज़्यादा रहना है तो आपको प्रूफ होना चाहिए।
6 मंथ अगर आपको वीज़ा मिल गया, आप चले गए, वापस आ गए, उतने ही दिन रहे जितना आपने मेंशन किया था, तो आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स का वीज़ा मिल जाता है मल्टीपल, या 5 ईयर्स का भी आपके चांस होते हैं मिलने के। ये यूके के अंदर अच्छी बात है कि वीज़ा आपको वो लॉन्ग टाइम पे दे देता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अप्लाई कैसे करते हैं? बिल्कुल, इसका एक ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है जिसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आपने उनके एक्स्ट्रा कौन सी सर्विसेज लेनी है। आपने स्कैनिंग लेनी है, आप चाहते हैं कि आप पासपोर्ट सबमिट ना करवाएं, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तब जब आप प्रूफ कर दें फिर पासपोर्ट सबमिट करवाएं, ये भी सर्विसेज मौजूद है उनके पास। आप जब फॉर्म फिल करते हैं नीचे आप जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की बाद ही डिटेल आई होती है आपके पास कि आप कौन कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी। तो जो भी आपको सर्विसेज सूट करती है आप लें, वहाँ पे आप जेरी फेडेक्स की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उसके अंदर अपॉइंटमेंट उनकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट होती है और एक पेड अपॉइंटमेंट होती है। तो आप कोशिश करिए फ्री ऑफ कॉस्ट की अपॉइंटमेंट जाया करें, वो पेड उनकी महंगी होती है पाउंड्स के अंदर। वो ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज कलर के वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसमें आप ब्लैक वाली करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बेशक अपॉइंटमेंट लेट कर दें मगर कोशिश करें फ्री अपॉइंटमेंट लें, फ़ायदा ही होगा आपको उसका। 20,000 की फीस है। आप जेरी फेडेक्स जो अपनी चार्जेस है वो लेते हैं आपसे। आप इसकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, टैक्स रिटर्न अटैच करते हैं, सैलरी स्लिप्स अगर आप जॉब करते हैं सैलरी स्लिप और अटैच करते हैं, आप एक प्लान आप देते हैं। मैं आपको एक रीज़न दे दूँ, प्लान क्या होता है, आपने जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसके प्लान देने होते हैं। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, टूरिस्ट प्लॉट टूरिज्म कंपनी से लिया जाता है, खुद गूगल से निकाल के वाइट पेपर के ऊपर प्लान अटैच नहीं होता, क्योंकि एम्बेसी चेक एंड बैलेंस रखती है, एम्बेसी चेक करती है प्लान कहाँ से लिया और वो कंपनी को भी कॉल करती है। यस, कुछ कंपनी को कॉल करती है। कुछ लोग कहेंगे यार हमारे प्लान चेक नहीं हुआ, तो आप लकी है फिर अगर चेक नहीं हुआ। पर चूँकि मैं काफ़ी से काम कर रहा हूँ, कुछ कंपनी से कॉल की गई है कि ये बंदा कब आ रहा है, इसने कितनी पेमेंट दी है, तो कोशिश करेंगे आप जेन्युइन प्लान अटैच करें, उससे आपको फ़ायदा होता है। अब प्लान मिस्टेक्स क्या होती हैं? प्लान की मिस्टेक्स ये होती है दोस्तों, एक जगह है वो टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, एक जगह है वो संडे को होते ही क्लोज है, आपने वहाँ संडे का दिल लिख दिया कि मैं संडे को यहाँ पे जाऊँगा, जब चेक करते हो तो होते ही क्लोज है, इसका मतलब फेक आपने प्लान दिए, आप टूरिस्ट नहीं हैं, आपने फेक प्लान दिए। वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड में हो रहा था, हमने एक केस हमारे पास आया, रिफ्यूज़ल की बात कर रहा हूँ। सबसे मज़े का जो रिफ्यूज़ल होता है वो यूके का है। अगर मुझे कोई रिफ्यूज़ल पसंद है वो यूके ऑस्ट्रेलिया का है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यूके आपको डिटेल देता है कि रिजेक्ट इस बात पे हो। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा गलतियाँ रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर वो यूके के अंदर है। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है या इमिग्रेशन क्लियर ऑफिसर होता है, वीज़ा ऑफिसर होता है, वो काफ़ी गलतियाँ करता है। मैं इसकी 2-3 मिसालें दूंगा आप लोगों को, और मुझे सबसे मज़ा आता है यूके का केस हैंडल करने में, क्योंकि उसमें गलतियाँ इतनी करता है, मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं, मैं उसके ऊपर उसके साथ लीगली मैं उसको लेटर लिखता हूँ, हम उसके जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी शुरू हो जाती है। और हमारी काफ़ी वीज़ा रिजेक्टेड केसेस लगे भी हैं, हमारे अपने या जो लोगों के लगे हैं। वर्ल्ड कप था, एक्वेरियम जो है वो जिस दिन भाई साहब ने जब अप्लाई किया तो उनका रिजेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि मैं डेट थी आई गेस, जो भी डेट था 20 जून की डेट, फॉर एग्जांपल 20 जून की एक मैच था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, और सेम डे ही में उन्होंने कहा जी मैं एक्वेरियम जाऊंगा। अब एक्वेरियम की टाइमिंग थी 9 to 11 यूके टाइम की बात कर रहा हूँ, और भाई साहब ने टिकट भी परचेज की हुई थी। उन्होंने लिखा कि मैं जा रहा हूँ मैच देखने और मैं जा रहा हूँ एक्वेरियम। रिजेक्ट कर दिया कि जिस दिन आप एक्वेरियम जा रहे हैं उस दिन तो मैच है, आप कैसे एक्वेरियम जा रहे हैं? इसका मतलब है आपने हमें फेक आपने वो दी है हमें ट्रैवल प्लान। लिहाजा ऐसा कुछ मत करें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं, उसके थ्रू अप्लाई करें। अब पॉइंट्स कैसे मिलते हैं हमें? हम फॉर एग्जांपल मैं जब लिखता हूँ फॉर्म फिल करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी आमदन जो है वो 20 लाख रुपया पर ईयर है, पर अनम है। रिफ्यूजल लेटर आता है, वो कहता है आपने आमदन लिखा है कि 20 लाख पर डे है, पर मंथ है। यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, यहाँ पे गलती उस ऑफिसर की है जिसने आपको रिफ्यूजल लेटर भेजा है। अब आप पे डिपेंड करता है या जिसने रीअप्लाई करना है उस पे डिपेंड करता है उसका रिप्लाई कैसे करता है, किन पॉइंट्स के ऊपर रिप्लाई करता है। और वाकई जब आप पॉइंट एलिब्रेट करते हैं, जब पॉइंट पिक करते हैं रिफ्यूजल लेटर से, वीज़ा आपको उसके बाद मिलता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रिफ्यूजल लेटर है जो उसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो सच हो। नो, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, एम्बेसी जब उनको रिफ्यूज करती है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों ये प्लस पॉइंट आपके लिए है, आप उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर फिर लेटर लिखें उसके खिलाफ, आप लेटर लिखें, प्रॉपर लेटर लिखें, एक्सप्लेन करें, उसके बाद यकीन माने वीज़े मिलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब आप रिफ्यूज होते हैं, आप रीअप्लाई नहीं करते, आप भाग जाते हैं। गलती तो आपकी है। ये मत भूलें कि जब रीअप्लाई अगर आप भाग जाते हैं, दोबारा रीअप्लाई करेंगे तो पुरानी फाइल का रिकॉर्ड निकाला जाएगा। अगर आपने आंसर दिया हो तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है उसके अंदर। ये जो मेन इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं
जो मैं आज बताना चाहता था आप लोगों को। दूसरी बात मैं बताऊं, यूके ने, मैंने एक वीडियो कही थी कि 14 डेज 8 जून को यूके ने, खैर मैं बताया था 8 जून को यूके ने इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो उनको अपने ममालिक में वेलकम कर दिया है। कुछ लोग पहुंचे भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्री से वहाँ यूके पहुंचे हैं। मैंने ये भी कहा था कि 14 डे क्वारंटाइन का फैसला किया गया है। मैं गुड न्यूज़ ये हूँ कि यूके के अंदर जो उनकी एयरलाइनें हैं, जो कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एक पिटीशन दायर की है जिसमें वो 14 डेज क्वारंटाइन को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की गई है। और मेरे ख्याल से ये शायद ख़त्म भी हो जाए। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये काफ़ी तनकीद की गई है इस बात के ऊपर कि 14 डेज टूरिस्ट के लिए क्वारंटाइन नहीं हो सकता। एक बंदा हमारे मुल्क घूमने आ रहा है, हम उसको 14 डेज बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर काफ़ी जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बहस चली। मोस्ट ऑफ द पीपल ने एग्री नहीं किया, बट चुके वो बल्का का एक कानून है वो पास कर दिया, तो अब वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और यूके एयरलाइन जो उनकी ब्रिटिश एयरलाइन है, लोकल एयरलाइन, उन्होंने पिटीशन दायर की है कोर्ट के अंदर कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। यूके में से कब पाकिस्तान में ओपन हो रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं की गई। मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि एम्बेसीज पाकिस्तान में कब ओपन होगी। कल शायद मेरी वीडियो आए, क्योंकि मेरे पास कुछ डाटा है जो मेरे सोर्सेज ने दिए हैं, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी ओपन क्यों हो रही, किसके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स वीज़ा। देखिए, स्पोर्ट्स वीज़ा यूके कब जरूर मिलता है। अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास कोई वहाँ से इन्विटेशन है काउंटी क्रिकेट का, और आप ऑलरेडी पाकिस्तान में किसी काउंटी क्लब में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिलता है। हमारे क्लाइंट का वीज़ा लगा है न्यूजीलैंड का, वो काउंटी पाकिस्तान में ऑलरेडी खेले थे, उनको न्यूजीलैंड से इन्विटेशन आया और उनका वीज़ा लग गया। 2 ईयर्स मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा मिला उनको। तो बिजनेसमैन के लिए है कि बिजनेस, अगर आप पाकिस्तान में किसी ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से आप ज्वेलरी का इन्विटेशन मंगवाते हैं, बिल्कुल आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप जो पाकिस्तान बिजनेस कर रहे हैं उससे मिलता जुलता वहाँ से इन्विटेशन मंगवाएंगे तो आपके चांसेस होते हैं। अगर आप पाकिस्तान बिजनेस कर रहे हैं मार्बल का, वहाँ पे जो है वो ट्रेड शो किसी और चीज़ का है, तो डजंट मेक अ सेंस कि आपका ताल्लुक ही नहीं है उसी के अंदर, तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें, आपको नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आज काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर करें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले कि हम और अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।